नमस्कार। पहाड़ की पगडंडियों पर मीलों पैदल चलकर गांव जंगल पार कर स्कूल पहुंचना आसान तो कतई नहीं था। रास्ते में गुलदार भालू का डर भी था, लेकिन इन्हीं पहाड़ी स्कूलों में हासिल शिक्षा ने पहाड़ के गांवों की सेवा का मौका भी दिया। अनुभव की इस कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनका करियर, उनका सेवा क्षेत्र पर्वतीय गांवों के विकास से जुड़ा रहा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग में अपर आयुक्त पद पर अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर दाता राम जोशी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, और आपसे इस बातचीत के जरिए हमारी कोशिश होगी कि आपके जीवन के अनुभवों को जानें और साथ ही साथ उत्तराखंड के गांव के विकास की कहानी भी इस बातचीत के जरिए खुलेगी। तो इस बातचीत की शुरुआत सबसे पहले आपके बचपन से करते हैं। आपका गांव, घर, इसके बारे में बताइए। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? मेरा जो मूल गांव है वो चक्राता तहसील के एक बनगांव पट्टी है, उसमें ग्राम कोटवा, वहीं मेरा जन्म हुआ है। और जब हम लोग वहाँ पैदा हुए तो स्कूलिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी 5th तक तो हमारे गांव में बेसिक प्राइमरी पाठशाला थी और वहीं मेरी एजुकेशन हुई है प्राइमरी में। लेकिन 5th के बाद थोड़ी क्राइसिस हो गई थी कि अब स्कूल कहाँ जाएंगे, क्योंकि सब दूर दूर स्कूल थे और हम लोग 5th के बाद तो 12-13 साल का बच्चा कैसे होगा। तो मेरी बड़ी बुआ है किशोर देवी, उन्होंने उस समय पिताजी को कहा कि इनको तो हम अपने साथ ले जाएंगे। तो उनके गांव के नज़दीक एक सैया स्कूल इंटर कॉलेज था, तो वहाँ मुझे ले गए थे वो। तो उस समय हालांकि गांव से बहुत दूर था, 20-25 किलोमीटर, तब भी दूर जाना होता था, लेकिन उनके गांव से नज़दीक हुआ करता था। तो हम लोग फिर ये किया कि पिताजी ने वहाँ एडमिशन तो करा दिया। उसके बाद तो हर त्यौहार में घर आना, दीपावली, होली, दशहरा, तो प्रॉब्लम कहाँ रहती थी कि मुझे अकेले जाना पड़ता था, अकेले आना पड़ता था। तो जैसे आपने कहा कि निश्चित रूप से बहुत सारे संघर्ष मैंने जीवन में किए हैं 12-13 साल से ही। उस समय जंगल से जब गुजरता था मैं, तो ये लगता था कि कब भालू आ जाए, कब तेंदुआ आ जाए, कब सांप निकल जाए। तो ऊपर वाले का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा है कि पूरे 2 साल में वहाँ रहा। 6th और 7th मैंने सैया से किया है बुआ जी के सानिध्य में। तो वहाँ मैं सकुशल 2 साल वो पूरी जंगल का जो संघर्ष है 2 सालों में पूरा करके फिर निकल आया, लेकिन ऊपर वाली कृपा सुरक्षित जी, क्योंकि जिस तरह से हम अभी देखते हैं कि मानव वन्य जब जीव संघर्ष की स्थिति है, उस समय भी रहती रही होगी। उस समय ज़्यादा थी। आज तो चूंकि सड़कों की वजह से जंगल कट गए हैं और जंगलों का एक तरीके से दोहन भी हुआ है। उस समय तो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब घर आबादी बढ़ गई, जंगल बढ़ गए, जंगल तो वही थे लेकिन घर बढ़ गए, तो जंगल कट गए। तो इस वजह से उस समय संघर्ष ज़्यादा था और डेंस फॉरेस्ट भी ज़्यादा था, जंगली जानवर भी काफ़ी हुआ करते थे। अब जो उस समय और आज की हम तुलना करें तो आज तो बच्चों को सभी कुछ सुविधा बहुत नज़दीक है, स्कूल घर पे खुल गए, पढ़ाई गांव के अंदर या 1-2 किलोमीटर के अंदर मिल जाती है उनको। तो उस समय का संघर्ष तो वाकई अनुकरणीय था हमारे लिए, तो एक जीवन में बड़ा एक अनुभव रहा। फिर आगे की शिक्षा के लिए आप कहाँ और किन स्कूलों में गए? फिर ये हुआ कि उत्तरकाशी जो बॉर्डर है यमुना के पार हमें पड़ता है, तो वहाँ से अडामठा एक जगह, वहाँ 8th खुल गया था। फिर पिताजी ने कहा कि अब सैया बहुत दूर में पैदल जाना पड़ता, अब यहाँ हम एडमिशन दिला देते हैं। तो फिर सैया के बाद में डामठा 8th तक वहाँ किया। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट में मेरी एजुकेशन हुई, पहले देहरादून सैया में हुई, फिर डामठा हुई। उसके बाद 8th के बाद वहाँ भी कोई स्कूल नहीं था। फिर एक नैनबाग टेहरी स्कूल, टेहरी में एक नैनबाग जगह है, वहाँ राजकीय हाई स्कूल था, बल्कि उसके बाद 2 राजकीय इंटर कॉलेज बना है। तो फिर वहाँ एडमिशन मुझे जाना पड़ा, एडमिशन वहाँ करवाना पड़ा और वहाँ मेरी 12th तक शिक्षा फिर वहाँ हो पाई तीसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफ़ी बड़ा संघर्ष था अपना एजुकेशन पाने के लिए। बिल्कुल, कि आप 3 अलग अलग शहरों में या 3 अलग अलग ज़िलों में आप गए, वो भी 12वीं तक की शिक्षा के लिए। 12वीं तक की शिक्षा के लिए, एग्जैक्टली। जी, उसके बाद फिर उच्च शिक्षा की के लिए आप कहाँ गए और पहली नौकरी किस तरह से लगी? उच्च शिक्षा के लिए तो फिर देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं था हम लोगों के पास। देहरादून DAV कॉलेज तब हुआ करता था, डिग्री कॉलेज, और जगह आसपास कोई नहीं थे। तो फिर देहरादून हम लोग आ गए थे एजुकेशन में। और मैं BA कर ही रहा था कि फर्स्ट ईयर कर लिया था, सेकंड ईयर में आया था। तत्समय मेरी एक समाज कल्याण विभाग में नौकरी लखनऊ तब हुआ करता, लखनऊ में इंटरव्यू हुआ। हम लोग 4 बच्चे यहाँ से जो हम पार्टनर थे गए लखनऊ। तो लखनऊ में ये किस्मत ऊपर वाले की ने कुछ दी है कि उसमें मेरा ही सिलेक्शन हुआ 4 में से। अरे वाह। तो
बीए नहीं कर पाया तो मैं कंप्लीट, और मेरा सिलेक्शन हो गया उस समय। सिलेक्शन हो गया, पिताजी ने कहा नहीं जाओ, नौकरी मिलती कहाँ आजकल। फिर उत्तरकाशी मेरी पोस्टिंग हो गई, फिर हम चले गए उत्तरकाशी। लेकिन बीए भी करना था, तो फिर आके जो है फिर प्राइवेट में मैंने फिर बीए फाइनल कंप्लीट किया। जी 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 बिल्कुल। तो उसके फिर उच्च शिक्षा में तो फिर प्राइवेट मैंने एमए इकोनॉमिक्स सब अपना किया है। फिर कंपटीशन की तैयारी में सर्विस के पीरियड भी अपना लग गया था कि सर्विस भी साथ साथ करते रहिए और फिर अपनी तैयारी भी करते रहिए। फिर 1991 बैच में मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से फिर सीधे भर्ती में एज ए खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ। और किसी भी व्यक्ति से उसकी पहली नौकरी के बारे में जब पूछो तो वो बड़ा ही दिलचस्प अनुभव होता है। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग वाकई मुझे ये लगा कि मेरा जीवन में शायद संघर्ष ही लिखा है जी। तो जब मेरी चमोली में पोस्टिंग हुई है, और चमोली में पोस्टिंग होने के बाद जो सबसे दूर इंटीरियर ब्लॉक उसे कहते थे जी। घाट, जिसका नाम ही घाट है, घाट ब्लॉक के नाम ही से लोग डरते हैं कि घाट में पोस्टिंग हो रही है। तो वो बहुत पैदल वहाँ चलना होता था, क्योंकि स्कूल टाइम से मैं पैदल ही चला हूँ। तो मुझे किस्मत में लिखा था कि ब्लॉक में जब पोस्टिंग होगी तो भी पैदल ही चलना। सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय तक वहाँ गाड़ी आती थी, सड़क थी, सड़क बिल्कुल वहीं तक थी, ब्लॉक मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, और सारे गांव पैदल हुआ करते थे। तो उसी ब्लॉक के जब हमें गांव में दौरा करना होता था तो पगना हुआ, भेंटी हुआ, बूरा हुआ, ये सारे गांव सब पैदल हुआ करते थे। तो लेकिन जो लोग उस समय कहते थे कि साहब इस गांव में कभी बीडीओ साहब नहीं गए, तो हम उन सारे गांव में गए, क्योंकि यंग थे उस समय जी। तो उस समय डीएम साहब ने भी ये कहा था कि ठीक आप यंग है, उन ब्लॉक में मैं देखता हूँ आप कैसे परफॉर्म करेंगे वहाँ। लेकिन जाने के बाद वहाँ जाने के बाद 1 साल में उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करेंगे, आपकी पोस्टिंग में अच्छे ब्लॉक में कर दूंगा। अच्छा। तो वाकई हुआ भी यही, ऊपर वाले केदारनाथ भगवान की कृपा हुई है। तो मेरा घाट में 1 साल पीरियड निकल गया था, पूरा ब्लॉक मैंने छान डाला, सब अच्छे गांव-गांव जाके लोगों की समस्या सुनी, जो हो सकता था संभव पूरा किया। उसके बाद 1 साल बाद मेरी पोस्टिंग मुखीमठ में केदारनाथ ब्लॉक में हो गई। जी बिल्कुल। और ये किस समय की बात कर रहे हैं हम जब घाट ब्लॉक में आपकी तैनाती रही? घाट ब्लॉक में 91 से 93 तक मैं रहा हूँ। जी, 90 के दशक जी की जी बात जी है। 90 के दशक के बाद फिर 93 से मेरी पोस्टिंग 95 तक मैं मुखीमठ पे 2 साल रहा हूँ। जो केदारनाथ की यात्रा के हम लोग उस समय वीआईपी डीलिंग में हम ही लोग जाना होता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड नहीं था। तो लखनऊ से सीधा आदेश आ जाता था कि ये वीआईपी आ रहे हैं, इनके साथ आप केदारनाथ पहुँचिए, उनको लाइए उनको। तो ये सब हम लोगों का काम उस समय रहता था, विकासखंड का कम, यात्रा संभालना ज़्यादा। जी, क्योंकि आप केदारनाथ में थे तो वहाँ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ग्रामीण विकास विभाग में आप किन किन पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं? देखिए, मैं ग्रामीण विकास विभाग में मेरी स्टार्टिंग, जैसे मैंने कहा कि खंड विकास अधिकारी के रूप में मेरी 1993-96 तक मैं रहा हूँ। सिर्फ 5-6 साल में खंड विकास अधिकारी के रूप में रहा हूँ। उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश का एक प्रोजेक्ट आया था जो सिर्फ उत्तराखंड और बुंदेलखंड के लिए था। उस प्रोजेक्ट का नाम था स्वजल परियोजना। तो तत्कालीन जो डायरेक्टर थे लखनऊ में, उन्होंने मेरा सिलेक्शन उस परियोजना के लिए कर दिया। तो मैं चमोली में पोस्टेड था, उन्होंने वहाँ से सीधे मुझे चमोली से लखनऊ बुलाया कि आप आइए, इस प्रोजेक्ट में हम आपको लेते हैं। और मेरी पोस्टिंग उत्तरकाशी कर दी। उत्तरकाशी टेहरी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया वहाँ कि आप ये प्रोजेक्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे और इसमें आपको ये दायित्व दिए जाते हैं। उसमें होता था वाटर एंड सैनिटेशन का काम होता था, लेकिन वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे था जी। यानी जो प्रोजेक्ट पहले उस समय तत्समय चला करते थे वो सब टॉप डाउन अप्रोच से, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, उस पर हुआ करते थे। लेकिन ये था पूरी तरीके से गाँव की सहमति से, गांव वाले करेंगे इसको, हमें सिर्फ उन्हें टेक्निकल सपोर्ट करना है जी। और टेक्निकल इनहो हमें देना है और उनको फैसिलिटेट करना है, लेकिन काम और उसकी प्लानिंग गांव वाले खुद करेंगे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि लोगों की माइंडसेट तक विभाग काम करेगा, विभाग को काम करना ही नहीं था, वो तो सीधे सीधे गाँव को काम करना था। तो उनको मोटिवेट करना, उनको टेक्निकल अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें बड़े चैलेंजिंग थे, लेकिन वो हम लोगों ने किया उस समय जी। और इसके बाद फिर दूसरी मेरी पोस्टिंग फिर स्वजल के बाद एक राजीव गांधी पेयजल मिशन था, उसमें मेरे डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हुई है। उसमें मुझे जो जल निगम जल संस्थान है, जितने टेक्नोक्रेट है, इनको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देनी थी। अच्छा। कि कैसे ही पार्टिसिपेट अप्रोच पे काम करेंगे दोनों विभाग। तो उसमें भी मैंने लगभग 1 साल काम किया। उसके बाद दोबारा मेरी पोस्टिंग फिर शासन ने जाके चमोली फिर कर दी। अच्छा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA
तो चमोली में प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA 1 साल रहा हूँ, फिर 1 साल रुद्रप्रयाग, फिर दोबारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर दी। तो 2 जिलों में मैं रहा हूँ। फिर 2006 में मेरी पोस्टिंग सीधे फिर डायरेक्टरेट में अपने पौड़ी में हो गई जी। पौड़ी में डायरेक्टरेट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे, मैं डिप्टी कमिश्नर के पद पे वहाँ रहा हूँ। उसके बाद फिर स्वजल परियोजना के अंतर्गत फिर निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन से पहले निर्मल भारत अभियान एक था, तो सरकार ने मेरी पोस्टिंग जाके जो है निर्मल भारत अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर पे देहरादून कर दी। फिर मैं यहाँ रहा हूँ। तो ये 2013 तक फिर मैं अपना यहाँ रहा हूँ। उसके बाद 2013 के बाद मेरी पोस्टिंग फिर विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आजीविका मिशन में कर दी जी। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग था वहाँ भी, क्योंकि वो सब समूह का फॉर्मेशन था, महिलाओं का सशक्तिकरण था। तो मैं 2013 से लेके 2016 तक फिर मैं उस परियोजना में काम किया मैंने। ये सारी बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और गांव के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। पार्टिसिपेटरी अप्रोच गांव के विकास के लिए शायद सब बहुत ज़रूरी तरीका है। जी जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2013 के बाद में 16 तक किया, फिर मेरी CDO में पोस्टिंग हो गई 2016 में, मुख्य विकास अधिकारी। फिर रुद्रप्रयाग मुझे मिला केदारनाथ में ही जी। तो रुद्रप्रयाग दौरान मैं करीब जो हूँ एज CDO 2 साल 2016 से लेके 2018 तक मैंने वहाँ मुख्य विकास अधिकारी के रूप में सेवाएं दी है। और 2018 के बाद फिर पुनः मेरी जो है स्वजल परियोजना में फिर स्वच्छ भारत मिशन में मेरी फिर स्टेट ने वहाँ जाके सेवा देने के लिए मुझे आदेशित कर दिया कि आप जो है अपर मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, इसके रूप में आप काम करेंगे। तो मैं फिर वहाँ आ गया जी। बस इधर आ गया। तो लास्ट में 2023 में रिटायरमेंट के टाइम मुझे फिर अपर आयुक्त ग्रामीण विकास के विभाग में सेवा करने का मौका मिला है। बिल्कुल। और बहुत सारे सीमावर्ती जो ज़िले हैं, जो बहुत ही मुख्य ज़िले हैं, हम कहें गढ़वाल क्षेत्र के, जहां आपको काम करने का अवसर मिला। और किस तरह की चुनौतियां आप उस समय देखते थे और किस तरह की चुनौतियां आज के समय में हैं, अगर आप गांव के विकास की बात करें तो? देखिए, गांव का विकास उस समय और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है जी। उस समय तो इतना हाई टेक और सुपर फास्ट फास्ट ट्रैक कहते हैं, ये चीज़ें नहीं थी। अब आप हर चीज़ मेल, ईमेल, तुरंत व्हाट्सअप, ये बात हो गई कि आप तुरंत भेजिए सूचना। उस समय सब मैनुअल हुआ करता था। जो भी गांव की प्लानिंग बनती थी, जो भी लेटर कॉरस्पॉन्डेंस होती थी, वो सब जाके मैनुअल हुआ करती थी। और उसमें एक लेटर दूसरे ऑफिस में पहुंचने में सप्ताह लग जाता था। यहाँ से लखनऊ कोई सूचना जाती तो 15 दिन, महीना लग जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक के होने के कारण MIS करना होता है, तुरंत मेल करना होता, तो ये काफ़ी अंतर हो गया। और उससे ये हुआ कि विकास, त्वरित गति से विकास भी हुआ उससे। जो काम हमें आज करना था उसे अभी करना है, जो 4 दिन बाद करना था, अभी सूचना हमें यदि भेजनी है तो हमें उसको आज ही करके देना है। तो ये विकास हुआ है और फास्ट ट्रैक पे विकास चल रहा है, हो रहा। लेकिन इसमें जो नीचे लेवल से ग्रास रूट लेवल की जो प्लानिंग हम कहते हैं कि नीचे लेवल की जो योजना है वो कैसे बनती है, उसमें भी अंतर ये आया है कि पहले गांव की योजना सिर्फ विभाग बनाता था जी, कि मैं आपके गांव के लिए योजना बना रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि 90 और 91 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण में जैसे कहते हैं, वैश्वीकरण होने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने फिर प्राइवेटाइजेशन की ओर शुरू कर दिया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, फिर सरकार ने अपने रूल्स रेगुलेशन फिर लिबरल कर दिया उसको, फिर लिबरलाइजेशन हुआ। और प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो पंचायतें थी उनको भी जाके पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे काम करना मजबूरन हो गया जी। तो तब से सारी पंचायतें जो भी प्लान अपना बनाती है, एक तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच में बनाएगी और उसका प्लान, उसका फिर MIS होगा, यानी गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड होगा कि पूरे साल में कौन कौन से विभाग के क्या क्या काम ग्राम पंचायत ने लिए हैं। उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत की प्लानिंग है। क्षेत्र पंचायत भी जो हमें खंड विकास अधिकारी लेवल की होती है, ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्षता में, उसमें भी प्लान यही बनता है कि क्षेत्र पंचायत अपना हर साल के लिए प्लान फिक्स करेगी और जिला पंचायत वही काम करती है। तो तब से 3 टियर सिस्टम चला है 73rd अमेंडमेंट के बाद, कि 73rd अमेंडमेंट में ही पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था मिली है जिसमें उनको पावर डेलीगेशन की बात हुई है। तो तब से लेकर ये सारी चीज़ें 1991 के बाद से पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे इनको काम करना होता है।
और हर परिसंपत्ति जो निर्मित होगी, जो हम एसेट क्रिएशन कहते हैं गांव स्तर पे, उसका पहले पता नहीं होता था कि प्रधान जी ने क्या काम करवाया। अच्छा। तो वो भी आज ट्रांसपेरेंट है सारी चीज़ें। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह की विकास से जुड़ी योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए, क्योंकि जो 90 का दशक था या 2000 का जो शुरुआती समय था, उस समय गांव की चुनौतियां, गांव के सामने जो विकास की ज़रूरतें होंगी वो अलग होंगी, और आज की ज़रूरतें, क्योंकि आज हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी गाँव भी आगे बढ़ चुके हैं और सशक्त हो चुके हैं, तो आज की ज़रूरतें अलग हैं। देखिए मैम, ज़रूरतों के हिसाब से योजना भी बदल ली है, सरकार ने नीतियाँ भी बदली है जी। जब हम बात करते थे कि गांव में कोई उनके लिए रोजगार नहीं है, स्वरोजगार के वजह से उनकी आजीविका नहीं चल सकती है लोगों की, तो आज ये देखें हम गांव में राज्य आजीविका मिशन है जी। उसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को काम मिल रहा। मनरेगा है जिसका नाम अब भारत सरकार ने चेंज किया, बीबी राम जी। तो वो योजना गांव के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसमें पहले 100 दिन का रोजगार गांव में उपलब्ध कराया जाना है, और यदि रोजगार 100 दिन का गांव वाला यदि मांग करता है, उसको नहीं उपलब्ध कराया जाता है, उस परिस्थिति में उसका कंपनसेशन देना होता था विभाग को। अब इसमें 2-3 परिवर्तन इन्होंने किए हैं भारत सरकार ने। उसमें एक तो ये किया कि रोजगार जो पहले हम 100 दिन की बात करते थे, वो 125 दिन कर दिया कि हम पूरे साल में एक परिवार को 125 दिन तक रोजगार देंगे। और दूसरी बात इसमें ये की गई है कि जो पहले स्टेट का शेयर और भारत सरकार का शेयर, कुछ राज्यों में तो 40-60 पहले से ही था, यानी उस राज्य में कंट्रीब्यूट 60% भारत सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी। इसमें परिवर्तन किया। और जैसे उत्तराखंड है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इनमें पहले था कि 90% भारत सरकार देगी और 10% स्टेट देगा। अब इसमें यह कर दिया कि सब स्टेट 40% कंट्रीब्यूट करेंगे। जो उत्तराखंड को 10% देना तो 40% उस योजना में देना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन है। और दूसरा परिवर्तन ये कर दिया कि ये साल पहले पूरे साल चलती थी योजना, जब चाहे हम मांग कर सकते थे ग्राम पंचायत को कि हमें ये काम दिया जाए, तो मिल जाता था रोजगार। लेकिन रोजगार मिलता भी था, कभी कभी ये होता था कि पैसा आ गया, गाँव में खर्च नहीं हो रहा। उसके पीछे कारण होता था कि खेती बाड़ी का समय है, रबी और खरीफ में। रबी खरीफ के समय लेबर उपलब्ध नहीं होती, तो पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं होता था। तो ये अच्छा कर दिया भारत सरकार ने इस नई पहल में, मनरेगा जो परिवर्तित नाम कर दिया है बीबी राम जी, इसमें यह कर दिया कि अब से इसमें जो रोजगार है वो उनकी मांग के आधार पर तो दिया जाएगा, लेकिन खरीफ और रबी में ये काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना काम करेंगे खेती बाड़ी का। जी, ताकि जो ये एक समस्या थी कि खेती के क्षेत्र में मजदूर नहीं मिल रहे थे उस समय, तो वो समस्या भी एड्रेस हो जाएगी, हल हो गया इसमें। और मनरेगा का जो उद्देश्य था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना, और आज आप, क्योंकि आपका जो अनुभव रहा है, आपने क्या पाया पलायन को लेकर उस समय में, और आज क्या फ़र्क आया है? आज और तत्समय जब मेरी सर्विस स्टार्ट हुई थी जी, तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उस समय लोग अपने आजीविका के लिए अपने गांव तक सीमित होते थे। जो वेल एजुकेटेड लोग थे, जिनकी नौकरी सरकारी नौकरी के रूप में लगती थी, वो गांव से बाहर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि आवागमन के साधन इतने सुलभ हो गए, गांव में रोडें बनना शुरू हो गई, तो लोग जो कम पढ़ा लिखा था उसने भी अपना भागना शुरू कर दिया, अपना घर गांव का काम छोड़ के बाहर निकल गए। और बाहर निकल के वो छोटा मोटा रोजगार तलाशने लग गया, जो जितने का वो गांव में अपना कर सकता था, खेती बाड़ी से, पशुपालन से, उस पे ना जाके वो अपना छोटा मोटा रोजगार करना बाहर निकल गया। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो गांव में हुई, जो आप कह रहे हैं कि पलायन की जो बात हुई है कि पलायन कैसे क्यों हुआ, तो इसका मूल कारण यही था कि उस समय गाँव में तत्समय इतनी सुविधा नहीं थी। अब बात ये हो रही कि सरकार ये कह रही है आज की डेट में कि जो अर्बन एम्यूनिटी है, शहरी सुविधा है, वो यदि हम गांव में उपलब्ध कराते हैं तो लोगों का पलायन कम होगा। और निश्चित रूप से अभी बहुत सारी ऐसी योजना है, जैसे मनरेगा आपने एक नाम लिया है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजना है, स्वयं सहायता समूह के लिए है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज आजकल बात हो रही कि कुछ जो पहले आदर्श गांव कहा करते थे, उन गांव का चयन भारत सरकार ने किया। हर स्टेट में वो गांव है। उन गांव के लिए ये है कि जो भी अम्यूनिटी उनको है, सुविधा जो उनको चाहिए, वो हर विभाग जिससे संबंधित वो सुविधा मुहैया कराएगा। तो जब सारी सुविधा वहाँ मिल जाएगी गाँव को, तो मेरे ख्याल है धीरे धीरे ये जो पलायन का है धीरे धीरे कम हो जाएगा लोगों का। तो इसके लिए जरूरी हम रोजगार के सर्जन गाँव स्तर पर करें, शैक्षिक जो सुविधाएं वो गांव स्तर पर दें, हेल्थ संबंधी रिलेटेड फैसिलिटी वो भी गांव में हम दें, लाइट पानी जो शहरों में मिलता है वो भी हमें गांव में मिले।
तो आदमी आएगा क्यों शहर में? जी। ये सारी फैसिलिटी यदि हम गांव लेवल पे मिल जाती है, और सरकार का यही आज उद्देश्य है कि गांव में हम सारी वो सुख सुविधा दें। भले ही बड़े उद्योग गांव में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि भूकंप है, आपदा है, और उतना संसाधन पहाड़ों पे है नहीं कि वहाँ बड़े उद्योग कोई लगा सके आपदा की वजह से। लेकिन यह है कि उस स्तर पे हम जो बेसिक फैसिलिटी वो तो हमें देनी पड़ेगी, और वो दी जा रही है सरकार की तरफ से। जी। ये सारी मिल जाएगी तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर गांव सशक्त होंगे अपनी अपनी जगह पर तो शहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि आज तो लोग वापस शहर से गांव आ रहे हैं कि वो जो स्वच्छ हवा और वातावरण है कम से कम वो हासिल होगा। और आप जो एक जिक्र बार बार कर रहे थे जो स्वयं सहायता समूह का, मुझे लगता है ग्रामीण विकास विभाग के तहत अगर हम महिलाओं के उत्थान की बात करें, उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, तो ये जो स्वयं सहायता समूह है इसने ग्रामीण उद्यमिता को बहुत बढ़ावा दिया है। आपका किस तरह का अनुभव रहा इसमें? कोरोना के बाद से बहुत रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग जो बाहर चले गए तो गांव की तरफ आने लग गया। शहरों में जब उन्होंने देखा हवा पानी शुद्ध नहीं है, और दूसरा उन्होंने देखा कि जो रोजगार हमें बाहर मिलता था प्राइवेट में, उससे ज़्यादा हम गांव में कर सकते हैं। अब सरकार सुविधा देने लग गई उनको, लाइट पानी में कोई डिस्काउंट मिल गया, और जो इंडस्ट्री लगा था उसमें कोई उनको डिस्काउंट मिल गया। तो लोगों ने अपना उद्योग धंधे गांव में शुरू कर दिए हैं। वेजिटेबल कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, तो ये सारी चीज़ें लोग आज गांव में कर रहे हैं। इसलिए बाहर से पलायन, जिनको सरकारी नौकरी नहीं, वो लगभग गांव की तरफ आ रहे हो। रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो अच्छा साइन है उत्तराखंड के लिए। दूसरा, आपने स्वयं सहायता समूह की बात की है। स्वयं सहायता समूह निश्चित रूप से उत्तराखंड में क्या पूरे देश में ये पहल जो चली है स्वयं सहायता समूह की, इसको आजीविका राज्य मिशन में ये चल रहा, जिसमें मैं सीईओ के रूप में भी काम किया मैंने, और पूरे देश में ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चल रहा। इन समूहों में यदि हम आज बात करें तो उत्तराखंड की सिर्फ मैं बात करूं तो करीब इसमें अभी तक 70,000 समूह बन चुके हैं उत्तराखंड में महिलाओं के, जिसमें समूह में 5 से लेके 20 महिला रहती है एक समूह में। तो 70,000 समूह यदि बने हैं, और इनकी आजीविका की बात करें, यदि फंक्शनिंग में हम बात करें, अभी तो हो सकता है कि कोई स्टार्टिंग में बन के तैयार हुए हों, अपनी आजीविका से नहीं जुड़े हों, बैंक से उनको कोई फैसिलिटेशन ना मिला हो, लेकिन फिर भी करीब 40 से 50,000 समूह ऐसे हैं जो अपने आजीविका आज भी कर रही है। उसमें जो बात आती है कि लखपति दीदी, हाँ आपने सुना होगा जी, लखपति दीदी तो योजना, करीब 1 लाख 1.5 लाख तो लखपति दीदी उत्तराखंड में बन चुकी है। जिन महिलाओं के पास 1,000 2,000 मुश्किल होता था, तो उत्तराखंड में 1.5 लाख लखपति दीदी आज की डेट में। तो ये बड़ा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। और आज भी हमारी महिला बहुत सारी विभिन्न व्यवसाय में जुड़ी है। विभिन्न व्यवसाय से मेरा मतलब है कोई गाय पालन कर रही है, कोई सब्जी उत्पादन कर रही है, कोई और दूसरा भैंस पालन कर रही है, कोई खेती में और हाइब्रिड सीड्स के द्वारा अच्छी उत्पादन बढ़ा रही है, तो कोई अपना कताई बुनाई में लगी है। तो विभिन्न व्यवसाय में जो लगा हमारा समूह, वो कुछ ना कुछ उत्पादित कर रहा, और जो उत्पादित करेगा तो निश्चित रूप से वो मार्केटेबल होगा, मार्केटेबल होगा तो उनको निश्चित रूप से अच्छा पैसा मिलेगा। तो महिलाएं आज की डेट में बहुत सशक्त हो रही है, एजुकेशन से सशक्त है, व्यवसाय से सशक्त है, आजीविका उपार्जन में सशक्त है। बिल्कुल। और जिस तरह से महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, या मनरेगा की हम आजीविका की बात कर रहे हैं, किस तरह की योजनाएं, अगर हम और कहें ग्रामीण विकास विभाग के तहत है जिन पर आपने काम किया है, और आपका ऐसा कोई खास अनुभव अपने कार्यक्षेत्र के दौरान रहा है जो दिलचस्प हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? योजना बहुत सारी है। इसके अलावा जैसे MP लेड योजना है, विधायक निधि हम बोलते हैं, सांसद निधि हम बोलते हैं, बॉर्डर एरिया के लिए मुख्यमंत्री बॉर्डर एरिया योजना है जी। और तो ग्रामीण विकास में इतनी सारी योजना है, खादी ग्राम उद्योग की योजना है, पशुपालन की योजना तो है। लोग आते हैं खुद से, इनके अंदर इतनी जागरूकता है, वो आते हैं या आप लोग एक विभाग के तौर पर आप खुद उनके पास जाते हैं कि इस तरह की योजनाएं हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है, तो प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। हर विभाग, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप पंपलेट के माध्यम से कर सकते हैं, गांव-गांव में कैंप लगा करके कर सकते हैं। तो विभाग की जिम्मेदारी है कि अपनी जो भी योजना बनती है उसको गांव स्तर तक पहुंचे योजना। फिर भी बहुत सारे जो जागरूक है गांव में, वो खुद अपने विभाग के पास चले जाते हैं कि ये योजना, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। लेकिन पहला दायित्व तो विभाग का कि अपनी योजना को गाँव स्तर तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल। तो इसमें आपने कहा था कि जो आप ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से योजनाओं का जो लाभ
कैसे मिलेगा? तो इसमें जो पंचायत मेनली हम जो नीचे लेवल की इकाई हमारी वो पंचायत है 3 टियर सिस्टम में, और आज की डेट में वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कार्यदायी संस्था के रूप में हमारी आज पंचायतें ही काम करती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये पंचायतों का और ग्राम समूह की आप बात करते हैं कि जो आपने कहा कि कोई अनुभव बताइए, तो बिना पंचायत के स्वयं सहायता समूह नहीं चल सकता, स्वयं सहायता समूह के बिना पंचायत नहीं चल सकती। ये एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में हम काम करेंगे। हाँ। और ये दोनों यदि सशक्त हो और दोनों मिलके काम करें तो गांव का विकास निश्चित रूप से अच्छा होगा। मेरे 2-3 अनुभव है अपने जीवन के। एक तो एज ए मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के दौरान एक अनुभव वो है, और एक स्वच्छ भारत मिशन में जब मैं रहा हूँ एक अनुभव, बड़े दिलचस्प दोनों अनुभव है जी। जब मैं मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के पद पे था तो हम लोगों ने, डीएम साहब ने कहा कि सीडीओ साहब ये केदारनाथ जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और कोई लोकल हम लोग यहाँ प्रसाद सर्व कर सकते हैं, कोई ऐसी पहल करते, क्योंकि जितना भी प्रसाद यहाँ देते हैं वो सब काजू किशमिश बादाम ये सब जगह मिलता है, लेकिन लोकल हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। तो हमने फिर लोकल लेवल पे बात की, लोकल स्वयं सहायता समूह से ब्लॉक स्तर पे सब जगह से सबको मीटिंग बुलाई, 2-3 बार सजेशन लिए। उसके बाद ये हुआ कि साहब हम इस साल इस यात्रा में जो 2017-18 में यात्रा चलेगी उसमें हम लोकल प्रसाद एक नया प्रेजेंट करेंगे लोगों को। जी। तो वो बड़ा टफ था, चैलेंजिंग था। तो हमने स्वयं सहायता समूह से बात की कि हाँ, चौलाई के लड्डू और चौलाई का चूरमा बनाया जा सकता है, और इसके अलावा लोकल में जो बेल पत्री होती है, लोकल धूप होता है, और केदारनाथ का जो जल होता है वहाँ वो जल एक कैन में रख के, छोटे कैन में रख के वो दे सकते हैं। तो इस तरह का एक पैक हम बना सकते हैं। लोकप्रिय रहा था ये जो केदारनाथ के लड्डू का प्रसाद था। एग्जैक्टली कि और जगह मिलता नहीं, केदारनाथ पे मिलता, इस तरीके की हमारी पहचान हो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था। तो महिलाओं ने कहा साहब चौलाई गांव में होती है लेकिन प्रोसेसिंग हमें नहीं उतना आता है कि अच्छे लड्डू कैसे बनेंगे, क्वालिटी ऑफ लड्डू या चूरमा, तो इसके लिए तो ट्रेनिंग फिर चाहिए। फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया। टेहरी में 2-3 ट्रेनर थे, उनको बुलाया रुद्रप्रयाग, और करीब 20-25 महिला समूहों को हमने ट्रेनिंग दे दी। ट्रेनिंग देने के बाद जब देखा कि बिल्कुल एफिशिएंट हो गई तो अपने अपने जगह उनको बोल दिया अब काम शुरू कर दो आप लोग, चौलाई भूनो, लड्डू बनाओ, चूरमा बनाओ। और दूसरे चीज़ के लिए कुछ और जो लोग थे उनको भी, कुछ एनजीओ के लोग थे, उनको जो प्रोडक्ट बनाते, धूप बत्ती वगैरह कुछ एसएजी बनाती थी, तो उनको भी लगा दिया। पूरी पूजा सामग्री का एक किट के रूप में। तो कुछ इधर लगा दिया लड्डू चूरमा पे, कुछ लोगों को उधर लगा दिया, और कुछ लोगों को फिर पैकेजिंग में लगा दिया कि 2 तरह के पैक बनेंगे, एक कपड़े का बनेगा, एक कागज का बनेगा। तो ये करके हमने कपड़ा और पैक वो भी तैयार कर दिया। लगभग 500 का वो एक किट बैठता था, तो वो हमने तैयार करवा दिया। जी, बहुत ही अनूठा प्रयास था ये। मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर किस तरह से महिला स्वयं सहायता समूह भी सशक्त हुए, और जो तीर्थयात्री आते थे उन्हें भी उत्तराखंड की एक पहचान, उनकी एक विशिष्ट चीज़ मिली। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। और आपके जो अनुभव हैं जो ग्रामीण सेवा का और गाँव से जुड़ा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प रहा, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, तो दाताराम जोशी जी बता रहे थे कि किस तरह से जो चौलाई के लड्डू हैं, या किस तरह से ये प्रतीक एक है स्वयं सहायता समूह और जो ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजना है, जिन्होंने गाँव के विकास में मदद की है, और एक ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी के तौर पर ये अनुभव गाँव के, उत्तराखंड के गाँव के और उनके अपने अनुभव दोनों ही, ये जो यात्रा है वो बेहद शानदार रही है। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।